The only way to win is to learn faster than anyone else. अगर आपको आपकी लाइफ में जीतना है तो आपको बाकी सब लोगों से जल्दी वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए और उससे रिलेटेड आप आपका करियर कैसे सेट कर सकते हो, इसके बारे में आपको पहले पता करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे करना है। उस एनालिसिस को हमने अपना नाम दिया है फास्ट एनालिसिस। फास्ट एनालिसिस का मतलब होता है F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल कंडीशंस, A stands for your age, S stands for your strength and T stands for your biological traits या फिर आपके बॉडी के traits। तो ये चारों कंडीशन क्या होती है, इसका आपके करियर के साथ क्या रिश्ता है, इन सब को स्टडी करके आप आपका करियर कैसे सेट कर सकते हो और आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे ला सकते हो, ये सब हम आज यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये सब पता करना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वैभव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिच जॉब्स एंड वी आर ऑन मिशन टू हेल्प यू रीच योर डेस्टिनेशन। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज़ योर करियर बाय डूइंग फास्ट एनालिसिस। फास्ट एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले ब्रीफ देखा है कि इसमें 4 स्टेप्स में टोटली आपको यहाँ पर पता करना है कि आपको आपका करियर कैसे चॉइस करना है। अभी इसके पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हमारे इंडिया में या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में करियर चॉइस कैसे किया जाता है कि बहुत टाइम आपने देखा रहेगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी ये सारे डायलॉग्स आ चुके हैं कि शर्मा जी का बेटा ये करता है, गुप्ता जी का बेटा वो करता है, इनके बेटे ने वो किया है, उनके बेटे ने वो किया है, तू भी ये कर ले तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तेरे को भी अच्छा जॉब लग जाएगा। वो देख कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसको कितना अच्छा सैलरी है, उसने अपना घर खरीद लिया, उसने अपनी गाड़ी ले ली। ये सब आपके ऊपर जैसे आप आई गेस आपकी समझ स्टार्ट होती है, आप सोचना स्टार्ट करते हो, आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपके ऊपर ये सारे डायलॉग्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं वीकेंड से। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ इन सिचुएशन से बाहर आना है या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका एक गोल सेट करना है, करियर सेट करना है, तो आपको फास्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये आप सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट एनालिसिस क्या होता है, इसमें ये जो 4 कंडीशन या 4 स्टेप जो हमने बताई है, इसका अगर आपने एनालिसिस कर लिया है या इसके बारे में अगर आपने खुद को वहाँ पे स्टडी करा तो आपको आपका करियर चॉइस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली फास्ट एनालिसिस होता क्या है। पहला वर्ड आता है F विच स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल कंडीशंस। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका मंथली फैमिली इनकम क्या है, उसमें से आप कितना सेव करते हो, थ्रू आउट द ईयर आपके पास कितनी सेविंग्स होती है और उसमें से आप आपके बच्चे के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये जानना सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके के करियर ऑप्शंस बताऊँगा, उससे रिलेटेड आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन आप मैचअप करके देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए सही साबित हो, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के लिए ये कंडीशन सही साबित होने के चांसेस यहाँ पर है। तो पहला कंडीशन आता है जिसको हम लोग वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं, जहाँ पर इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए या बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनका जो जॉब रहता है उनको वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। वाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है जहाँ पर पैसा भी है और स्टेटस भी है, मतलब यहाँ पे पैसे भी बहुत सारे मिलने वाले हैं और आपको समाज में इज्जत भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। लेकिन इनको अगर हम लोग ब्रेकअप करके देखें कि टोटल इन्वेस्टमेंट खर्चा क्या लगता है, यहाँ पर हम लोग एक मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू लेंगे कि आपको थ्रू आउट द करियर फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड तक लेके एक सर्टन वहाँ पे खर्चा आता है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, आप फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड का खर्चा देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ आता है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो ईयरली आपका खर्चा आएगा 50,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग्स लगा सकते हो, बहुत अच्छे स्कूल में, CBSE ICSE स्कूल में खुद का एडमिशन कर सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ कर रही है। तो 11th-12th में अगर आपने देखा तो यहाँ पर हमने मिनिमम फीस लिखा है 2 लाख, जहाँ पर आप आपके कॉलेज की फीस प्लस आपके इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लास की फीस इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में या बहुत अच्छे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो। और ग्रेजुएशन के लिए जो टोटल खर्चा आएगा, जो 3 से 4 साल का टोटल समय लगेगा आपको, वो आता है अप्रॉक्स 5 लाख रुपीज़। अगर आप इन टोटल चीज़ों का खर्चा देखो तो वो आता है टोटल 12 लाख इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने करियर के बारे में बात करो, जब आप ग्रेजुएट होने वाले हो तब टोटल आपका खर्चा जो आपके लाइफ टाइम में होने वाला है दैट इज़ अराउंड 12 लाख रुपीज़। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो पर ईयर ऑलमोस्ट 80 to 90,000
खर्चा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप इतना कर सकते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इन सब चीज़ों को अलाउ कर रही है, तो ही आप इन सारे करियर्स के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए आपको, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि अगर हम लोग अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे जहाँ पर हमें फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो शायद हमें अपना घर चलाने के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। उसका प्रेशर बच्चों के ऊपर आता है और बच्चे उसका टेंशन लेके, आप बोल सकते हो वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे आपके बोझ के तले या इन सब स्ट्रेस के तले पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। और उसकी वजह से वो लोग अपने करियर पे या पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। उनके मन में एक डर रहता है कि अगर मैं इसमें फेल हो जाऊँगा तो इन सब का क्या होगा, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने मेरे लिए इतना लोन लिया है, या यहाँ वहाँ से वो लोग जुगाड़ करके मेरे को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होगा। अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप वो एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो, आप उतनी मेहनत कर सकते हो, आप उतने पॉजिटिव हो और आपको वहाँ पे 100% विश्वास है खुद के ऊपर, तो ही आप इन सब चीज़ों में एंटर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारे करियर बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, मुझे पता है, इनमें इनकम भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अलाउ कर रहे हो खुद को इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है या बहुत सारे वहाँ पे आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, जिनके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और आप अपना खर्चा यहाँ पे उठा सकते हो। या मैं पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ इसमें कि आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इन करियर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 12 लाख रुपीज़, या बहुत सारे लोग इन सारे एग्जाम्स के पीछे, एंट्रेंस एग्जाम जो रहती है JEE नीट या आप बोल सकते लॉयर की जो एग्जाम रहती है, इनके पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि उनमें इनकम भी उतना ज़्यादा अच्छा है, जो एक प्रूवन फैक्ट है इंडस्ट्री का। आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि जहाँ पर आप किसी अच्छी कॉलेज में अगर एंट्री ले रहे हो बिकॉज ऑफ ऑल दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आप जब भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, ग्रेजुएशन के पहले आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर आती है, और वहाँ पे आज तक का जो रिकॉर्ड आया है या फिर आज तक जो मार्केट के अंदर न्यूज़ है कि मिनिमम आपको वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की सैलरी हो सकती है, और आपका ईयरली पैकेज जो है वो 12 लाख के आसपास जा सकता है। तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी फॉर योर ग्रेजुएशन, जो 15 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट लगाई थी, वो आप 1 साल में वहाँ पे वसूल कर सकते हो। अगर आपका करियर राइट ट्रैक पे रहा, आपने मेहनत की और आपको अच्छी प्लेसमेंट मिली तो, और इन सारे ईयर्स में थ्रू आउट द ईयर आपको कंसिस्टेंसी रखनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि JEE या किसी CA के एंट्रेंस के थ्रू अगर आपको वहाँ पे किसी अच्छे कॉलेज में एंट्री मिल गई, या आप थोड़े से आगे बढ़ गए और आपका वहाँ पे ध्यान भटक गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया आपकी लाइफ में, और फिर आपका गोल जो है, आपके प्लेसमेंट वाला जो गोल है वो आप अचीव नहीं कर सके, तो आपका ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे वेस्ट होने वाला है। तो वो वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको प्रॉपरली कंसिस्टेंट आपके गोल के प्रति, आप बोल सकते हैं आपके टारगेट के प्रति आपको कंटिन्यूसली कोशिश करती रहनी जरूरी। ये हो गया पहला कंडीशन, जहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छा है तो आप इन सारे वाइट कॉलर जॉब्स के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप उस सब की तैयारी कर सकते हैं। अभी दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। जैसे आप देखते हो हम लोग इसको एवरेज इनकम ग्रुप बोल रहे हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी अगर कम है या आप अच्छा खासा घर अफोर्ड कर रहे हो मुंबई में, आपको एक छोटी मोटी गाड़ी भी आपके घर में, तो आप इन सब जॉब्स के बारे में वहाँ पे सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हॉस्पिटलिटी के जॉब रहते हैं होटल्स के, या फिर आप बोल सकते हो एजुकेशन के रिलेटेड कुछ जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ, रिसर्च रिलेटेड कुछ जॉब है, जहाँ पर आपकी फैमिली, आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको अप टू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अप टू फिर PhD करने के लिए अलाउ कर रहा है। तो इन सारे करियर्स के बारे में आप वहाँ पे सोच सकते हो। अभी आप यहाँ पे एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो आपका 1st to 10th का जो खर्चा है वो मैक्सिमम 3 लाख रहेगा तो भी चलेगा, जिसको हम लोग पर ईयर 30,000 खर्चा वहाँ पे बोल सकते हैं। वहाँ पे 11-12 का जो खर्चा है वो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख भी कर रहे हो, आपने एक एवरेज कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली, 11-12 का फीस भी है जो नॉर्मल पे कर दिया, तो इसमें आप अपना सारा करियर वहाँ पे सेट कर सकते हो। आपने अपने करियर के दौरान थोड़ा बहुत स्किल सेट भी गेन कर लिए तो भी आपके लिए सारी चीज़ें सही साबित हो सकती है। और आपकी ग्रेजुएशन के लिए अगर आपने अप टू 2 लाख, जो 3 to 4 ईयर्स का खर्चा है वो अप टू 2 लाख कर दिया, मतलब पर ईयर आपको 50,000 वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपका टोटल जो खर्चा आएगा फॉर अप टू योर ग्रेजुएशन दैट विल बी 6 लाख इन्वेस्टमेंट, 6 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपको आना है। और इसके बेसिस पे अगर आपको कॉलेज के थ्रू या किसी रेफरेंस के थ्रू या इंटरव्यू या जॉब, आप बोल सकते हो जॉब प्लेसमेंट के थ्रू अगर आपको वहाँ पे नौकरी लगी, तो आपका मिनिमम पैकेज वहाँ पे 6 लाख रुपीज़ पर एनम वहाँ पे होना चाहिए, जिसको हम लोग 50,000 पर मंथ भी सैलरी आपकी बोल सकते हैं। पहले वाले में हमने 1 लाख पर मंथ देखा था, यहाँ पर हम लोग 50,000 पर मंथ देख रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट।
ओके। और तीसरा जो आता है जहाँ पर हम लोग लोअर मिडिल क्लास जिनको बोलते हैं या फिर जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, उन लोगों ने जो पहला ऑप्शन हमने बोला था उसके बारे में थोड़ा कम सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल रही है देन यू कैन गो फॉर इट। तो तीसरी कैटेगरी यहाँ पर आती है, यहाँ पे हम लोग लो इनकम ग्रुप बोलते हैं। तो आपको जो जॉब भी है उसी तरीके के बारे में सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपका एम हायर है, आप पढ़ाई कर सकते हो, तो आप उसके ऊपर वाले भी जॉब वहाँ पे कर सकते हो, नो वरीज। लेकिन आपको यहाँ पे एक मराठी में बहुत ही फेमस कहावत है कि अंतरू बगुन पाय पसरा। आपका जो बेड रहता है, उसका जो लेंथ रहता है, उसके हिसाब से आपको आपके पैर फैलाने चाहिए। आपको अनरियलिस्टिक गोल नहीं, रियलिस्टिक गोल सेट करने ज़्यादा जरूरी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको कोई भी क्लरिकल बैंक का जॉब हो गया, गवर्नमेंट का कोई छोटा मोटा जॉब हो गया, आप इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम आते हैं, MPSC UPSC या बैंकिंग एग्जाम आती है, इनकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारे एग्जाम जो है वो आप आपके ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो। तो आपको आपकी ग्रेजुएशन तक ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो फर्स्ट टू 10 का जो खर्चा है वो अगर 1.5 लाख के आसपास भी हो गया, मतलब 15,000 पर महीना भी, पर साल भी हो गया तो भी मोर देन इनफ है। 11-12 का खर्चा अगर आपने 50,000 भी रख लिया तो भी आपको सफिशेंट है। और ग्रेजुएशन का जो खर्चा आपका वो 1 लाख में, अगर आपका 4 साल का काम हो रहा है, मतलब 25,000 पर ईयर का कॉस्ट वहाँ पे है। पूरे करियर का अप टू ग्रेजुएशन दैट कैन बी अराउंड 3 lakhs टोटल इन्वेस्टमेंट। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई आगे जॉब बैंकिंग में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग गया जहाँ पे आपकी सैलरी मिनिमम 20 to 30,000 हो सकती है, तो आपका पर एनम का जो पैकेज है विच कैन बी अराउंड अप्रॉक्स 3 lakhs पर एनम। अगर आप ये तीनों कंडीशन ठीक से देखो जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, पहला है हायर इनकम ग्रुप, देन दूसरा एवरेज इनकम ग्रुप और दूसरा है थोड़ा लो इनकम ग्रुप। इन तीनों को अगर आप देखो, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है उतना आपको रिटर्न विद इन अ ईयर आप वो सारे का सारा पैसा वहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, या फिर आप उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बोल सकते हो। तो आप कोई भी कैटेगरी में कोई भी हो, वो सारी चीज़ों में रिस्क अगर लेना चाहता है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना बैकअप है और आप वहाँ से उभर के आ सकते हो तो आप कोई भी वहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। लेकिन इन सब का बर्डन जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड पे वहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, इसकी आपको वहाँ पे खबरदारी रखनी ज़रूरी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बर्डन के नीचे जब भी पढ़ाई करते हैं तो उनको प्रेशर की वजह से या टेंशन की वजह से आपका जो एकेडमिक पार्ट है वो वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते। ओके, तो ये हो गया पहला कंडीशन फास्ट एनालिसिस का, जिसके बारे में हमने बोला था फाइनेंशियल कंडीशन। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इसके बारे में ही सोचना है, फिर ही आपको आपके अगले स्टेप के बारे में वहाँ पे सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर आता है दैट इज़ योर एज। अब एज आपकी करियर की क्या हो सकती है, आपका जो करंट एज है, अगर मैं अभी जो स्क्रीन पे दिखाऊंगा वहाँ पे आपका एज कहाँ पे आता है वो आपको पहले यहाँ पे देखना है। तो मिनिमम जो एज है जहाँ पर आप आपका करियर सेट कर सकते हो दैट कैन बी मिनिमम 10 years। मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, आप गूगल पे देख सकते हो द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और यंगेस्ट मिलेनियर ऑफ वर्ल्ड और इंडिया। आप देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अच्छा बहुत कुछ अच्छा अपने लाइफ में बहुत छोटे उम्र में वहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ पे उनका फैमिली बैकग्राउंड वैसा हो सकता है शायद कि जहाँ से उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे कोशिश की है। दूसरे कुछ लोग रहते हैं जो रियलिटी शोज़ में हिस्सा लेते हैं, आपने बहुत सारे बच्चों के बारे में सुना रहेगा, फिर वो वहाँ पे एंकर बन जाते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनका भी करियर वहाँ पे सेट हो रहा है। कोई रियलिटी शो का विनर होता है तो उनको इनकम प्राइज़ आता है, उसमें से भी उनका करियर वहाँ पे एक अच्छा पीक पकड़ लेता है। तो जो मिनिमम एज है करियर का यहाँ पे हम लोग 10 years बोल सकते हैं। उसके बाद में जो ईयर है दैट इज़ 13 ईयर। अब ये 13 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, इसके पहले भी कुछ साल रहता है, लेकिन मैं 13 ईयर स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि 13 ईयर में आप आपके लगभग 9th स्टैंडर्ड में वहाँ पे हो सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड में जाने से पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम आती है जिसको हम लोग सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। अगर आपने ये दिया है तो आपका डायरेक्टली एडमिशन एक ऐसे स्कूल में हो जाएगा जिसका डायरेक्टली डिफेंस, हमारा जो डिफेंस वाला सिस्टम है इंडिया का, उसके साथ डायरेक्ट उसका रिलेशन है। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आपको स्कूल में एडमिशन मिल गया जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल रहेगा जहाँ पे आपकी फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और आगे जाके आपके लिए जो करियर है वो एक स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। आपको यहाँ वहाँ पे भटकना नहीं है। आपका इसके बाद में करियर जो है वो डिफेंस में ही होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड है इन सब फील्ड में तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिंक दे रहा हूँ, आप वो सारी वेबसाइट चेक कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि इसका एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है और आप वो कैसे दे सकते हो और आपका करियर कैसे सेट हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा फिजिकल एनालिसिस करना भी ज़रूरी है क्योंकि मिलिट्री में या बहुत सारी डिफेंस वाली ये जो इंस्टीट्यूट्स रहती है यहाँ पर आपका फिजिकल वाला
मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको चश्मे का नंबर क्या है आपका, आपके बॉडी का स्ट्रेंथ कितना है, आपका स्टैमिना कैसा है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे पता करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया 13 ईयर्स। उसके बाद जो ईयर आता है दैट विल बी अराउंड 15 ईयर, जहाँ पर आप अपनी 10th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट करोगे। तो 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपकी होती है, बोर्ड का एग्जाम होता है आपके, और कुछ एंट्रेंस बाकी के भी रहते हैं जिसको हम लोग NTSE ओलंपियाड या उससे रिलेटेड और कुछ एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसके नाम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के रखे हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी, आप विनर भी कहलाओगे, और उसके बेसिस पे जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या जो भी आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है एकेडमिकली, उसको आप अपने आगे वाले करियर में यहाँ पर जोड़ सकते हो। ऐसा बोला जाता है जो बच्चे NTSE यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे 90%, मोर देन 90% बच्चे जो है वो JEE भी क्रैक करते हैं, ऐसा आज तक का रिसर्च डेटा कहता है। मतलब आपको अगर आप 10th स्टैंडर्ड में आप NTSE वहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हो तो आपके चांसेस मैक्सिमम है टू क्वालिफाई JEE एग्ज़ाम। तो जो अगर आप, मैंने थोड़ी देर पहले जो इनकम ग्रुप बताया था, अगर आप लोअर इनकम ग्रुप में भी आते हो, लेकिन अगर आपने NTSE एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता चलेगा कि आपके बेटे का या उस खुद स्टूडेंट को ही पता चलेगा कि मेरा टैलेंट इसी फील्ड में, या मैं बहुत अच्छा हुआ एकेडमिकली तो मैं JEE के लिए डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से समझ लीजिए और ये आपको आपके जहन में हमेशा रखना है अगर आपको JEE या किसी भी हायर एंट्रेंस की प्रिपरेशन वहाँ पे करनी है। तो अगला जो एज ग्रुप आता है दैट इज़ अराउंड 17 ईयर, जो आपका 12th के बाद वाला था, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 12th के बाद में आपको कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस रहने दो, कॉमर्स रहने दो या आर्ट्स भी रहना, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते रहते हैं। साइंस के आप सभी को पता है JEE नीट, या कॉमर्स के आपको पता है CA CPT के एग्जाम होते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस होती है। आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो 12th के बाद आप क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पे दे सकते हो। तो ये सारे एग्जाम देने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो एक बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में होने वाला है इंडिया के। अगर आप वहाँ पे एडमिशन ले पा रहे हो या आपका एडमिशन उस एंट्रेंस एग्जाम की वजह से उस कॉलेज में हो रहा है, तो बी अश्योर किया, या फिर आप वहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओगे कि आपका करियर वहाँ पे डेफिनेटली 100% सेट होने वाला है अगर आपने 4 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखा तो वहाँ पे प्लेसमेंट होने की वजह से उस कॉलेज का नाम उसी के लिए होता है क्योंकि वो कॉलेज अच्छी प्लेसमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने, एक अच्छा कॉलेज आपको वहाँ पे अचीव करना है, गेन करना है, और आप वहाँ पे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे और उसी कॉलेज में आपको आपका प्लेसमेंट का ऑफर मिल जाएगा। उसके बाद में जो अगला एज ग्रुप है 17 ईयर्स के बाद में, वो आता है अराउंड 20 ईयर, जिसके बारे में हमने अभी बताया। अगर इन केस आपका JEE नीट या CA CPT का कोई एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ ऐसे कॉलेजेस में डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो आपके बोर्ड के स्कोर के ऊपर या लोअर एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के ऊपर, जहाँ पर आप कोई ना कोई अच्छा कॉलेज आप वहाँ पे अचीव कर लोगे और उसी के बेसिस पे आपको वो कॉलेज आपका प्लेसमेंट ऑफर कर सकता है। ऐसे भी कुछ कॉलेज रहते हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको भी वहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो। तो वहाँ पे प्लेसमेंट अगर मिल रही है तो भी आपका डेफिनेटली करियर वहाँ पे सेट होने वाला है। उसके बाद में जो एज ग्रुप आता है दैट इज़ अराउंड 22 ईयर, जहाँ पे आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक बैचलर्स में आपने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया, आपको लग रहा है कि मेरा फुल पोटेंशियल अभी तक या फुल जो आपका कैपेसिटी है उसके ऊपर आपने वर्कआउट नहीं किया, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे कर सकते हो और उसके थ्रू भी आपको प्लेसमेंट अच्छी खासी मिल सकती है। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और अगर आपको लगता है आपको एकेडमिकली और स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है, आगे आप करियर में खुद को वहाँ पे अलाउ कर सकते हो और कुछ साल पढ़ने के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर PhD प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसका जो एज ग्रुप है दैट शुड बी मैक्सिमम 27 ईयर्स। अब इसके बाद आप कुछ भी जॉब कर रहे हो, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप बीच में आपका करियर अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप नई नई स्किल्स इन थ्रू आउट द ये जो भी एज ग्रुप देखा, नई नई स्किल आप यहाँ पे सीख सकते हो और आपका करियर या आपका पैकेज थोड़ा सा हायर करने के लिए वहाँ पे कोशिश कर सकते हो, जहाँ पे आपका बोर्ड का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, एग्जाम या आप बोल सकते हो सब्जेक्ट का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, प्लस आपके बॉडी में या आपके माइंड में कुछ स्किल्स भी वहाँ पे होनी जरूरी है, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके के कंप्यूटर कोर्सेज या नई नई इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें आ रही है उसके बारे में, कंटेंट के बारे में नॉलेज रखना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में जो एज ग्रुप आता है दैट इज़ अराउंड 40 ईयर्स। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, आप बहुत साल से उस इंडस्ट्री में हो, तो आप वहाँ पे खुद का वहाँ पे स्टार्टअप भी वहाँ पे खोल सकते हो, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस होना भी बहुत अच्छा रहेगा। आप डायरेक्टली छोटे एज में अगर स्टार्टअप के लिए ट्राई करोगे तो मे भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अगर आप जॉब करके स्टार्टअप कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साल का
एक्सपीरियंस वहाँ पे होगा और उसकी वजह से आप कम से कम टाइम में वहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हो। और इसके बाद आपने बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पे सुना रहेगा, जिसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया। आप डिस्क्रिप्शन या ऊपर का जो आई बटन है वो चेक कर सकते हो। वॉरेन बफे हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और पैसे कमाने के बाद वो अलग अलग बिजनेस में, स्टार्टअप्स में वहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपने रॉबर्ट कियोस्की के बारे में भी सुना रहेगा, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एज ग्रुप में वहाँ पे समझ सकते हो। तो पहला फैक्टर हमने देखा फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा फैक्टर हमने देखा एज। आप कौन से एज ग्रुप में आते हो, आप पहले वो नोटिस करो, आप वो पढ़ लो और उसके हिसाब से आप आपका करियर वहाँ पे प्लान कर सकते हो। तीसरा है आपका स्ट्रेंथ। अब ये जो स्ट्रेंथ है ये स्पेसिफिकली ये किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है, या मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। एज पर आवर रिसर्च देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। 3 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। पहला जो स्टूडेंट रहता है वो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब वो कुछ भी पढ़ रहा है, कुछ भी सुन रहा है, फटाक से ग्रास्प कर लेता है और उसको रिवाइव करने की जो उसकी ताकत है या उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी रहती है। एग्ज़ाम भी वो बहुत अच्छे लिख सकता है। ये होता है पहला कैटेगरी, जो आप आपके जो टॉपर से बैच के उनके बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। दूसरा जो रहता है जो एकेडमिकली एवरेज है लेकिन उसके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, वो डांस बहुत अच्छा कर सकता है, वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है, वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, या कुछ और उसमें हॉबी या क्वालिटी है जिसमें वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू हिज और हर एकेडमिक्स। और तीसरा है जो एकेडमिक्स में बहुत पुअर है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके बॉडी के अंदर कुछ टैलेंट भी नहीं है लेकिन स्टिल वो पास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने करियर में। ऐसा ही तीसरा कैटेगरी है। आप किस कैटेगरी में आते हो आपको ये खुद के बारे में सोचना है। आपको कहीं पर भी खुद को कम नहीं समझना है, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, जो मैं आगे जाके आपको ब्रेकअप बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पर ध्यान रखिए। तो स्क्रीन पे हम लोग पहला जो कैटेगरी देख रहे हैं एक्सेलेंट, उनका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, उनका मैक्सिमम टाइम उनको कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, इसका हमने ब्रेकअप करके बताया। तो ये जो BES सिस्टम है, BES, वो B का मतलब होता है बोर्ड्स, तो जो आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करते हो, E का मतलब होता है एंट्रेंस और S का मतलब होता है स्किल सेट। तो आप कितना परसेंट आपका जो मेहनत आप कर रहे हो, कितना परसेंट मेहनत आपको कहाँ पे इनपुट देना है, वो सारा हमने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट करके बताया। अगर आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो तो आपको आपके बोर्ड के ऊपर अराउंड 70% मेहनत करनी चाहिए, जो भी आप नॉर्मल आपके स्कूल के एग्जाम लिख रहे हो उस पर। लेकिन आपको मैक्सिमम मेहनत, अगर आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो तो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो आपकी बचपन से ही स्टार्ट होता है, राइट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड। आपके ओलंपियाड्स वगैरह, आप साइबर सिक्योरिटी या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप कोडिंग के बारे में बात कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बचपन से ही आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो एकेडमिकली स्ट्रांग होने के ये सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पर है। एंट्रेंस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्किल सेट भी आपको छोटे मोटे वहाँ पे आप सीख सकते हो। अगर आप एकेडमिकली एवरेज हो तो आपको आपके बोर्ड के ऊपर उतना ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जितना एक एकेडमिकली स्ट्रांग बच्चा करता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेहनत आपके स्किल सेट के ऊपर करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि वो उस बंदे में कुछ पर्टिकुलर हिडन टैलेंट है या पोटेंशियल है, जो डांस बहुत अच्छा कर सकता है, ये सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे, या किसी भी एक हॉबी उसकी बहुत अच्छी है जो जिसमें वो बहुत स्ट्रांग है। आपने हमेशा देखा रहेगा वो विनर रहेगा आपके स्कूल के बहुत सारे कंपटीशन का, तो उनको उस पर्टिकुलर टैलेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ज़रूरी है। तीसरा जो कैटेगरी रहता है एकेडमिकली पुअर, जिनको बोर्ड्स के ऊपर मिनिमम ध्यान रखेंगे तो चलेगा, उनको एंट्रेंस बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए एज़ पर माई कन्वीनियंस में जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है तो उनको एंट्रेंस देके कुछ मतलब ही नहीं, वो पास होने वाले नहीं या वो क्वालिफाई करने वाले नहीं। एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये रूल वहाँ पे एप्लीकेबल है। आप बोर्ड पे ध्यान दो, आप जस्ट पास आउट हो जाए, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत आपके स्किल सेट के ऊपर करनी है, मोर दैन द टैलेंटेड पर्सन। अब जो टैलेंटेड पर्सन है उनको पता है कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है। जो एकेडमिकली एवरेज बंदे हम लोग बोल रहे थे कि वो अगर डांस में अच्छे हैं तो वो डांस करेंगे कंटिन्यूसली, अगर वो सिंगिंग में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप एकेडमिकली पुअर हो, आपको आपका टैलेंट भी नहीं पता है, तो आपको कुछ ना कुछ नया नया हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। और वही नई चीज़ कोई भी आपको अगर क्लिक हो जाए और आपको पता चले कि ये मेरे लाइफ में अच्छा है और मैं इसमें बहुत अच्छा आगे कर सकता हूँ, तो आपको उसके ऊपर मेहनत करनी ज़रूरी। ये हो गया आपका तीसरा पार्ट जिसको हमने स्किल सेट बोला। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके लाइफ का कितना टाइम, कितना पैसा या बाकी सारी चीज़ें आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये पहला लाइन हो गया अबाउट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा लाइन आता है आपके अंदर का पोटेंशियल। जैसे मैंने बताया एकेडमिकली स्ट्रांग हो
तो ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टेम सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसमें आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, इसी के रिलेटेड आप अलग अलग टाइप के एंट्रेंस दे सकते हो और आपका करियर भी उसमें सेट हो सकता है। अगर आप एकेडमिकली एवरेज हो लेकिन आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है तो आपको उस टैलेंट को लेके ज़्यादा मेहनत करनी ज़रूरी है, तो वो आपका पोटेंशियल वहाँ पे बन सकता है। जो एकेडमिकली पुअर रहते हैं, मैंने ऐसे बहुत नोटिस किया या आपने भी ऐसा बहुत बार खुद के बारे में फील किया रहेगा कि अगर आप एकेडमिकली पुअर हो तो आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आपको नई नई चीज़ें तोड़ने में, जोड़ने में या नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनको थ्योरी थोड़ी बोरिंग लगती है, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा उनको करने में मज़ा आता है। तो आप उसमें आपका आप बोल सकते हो लक ट्राई कर सकते हो या आपकी मेहनत उसमें देख सकते हो। तो ये होगा आपका दूसरा पॉइंट अबाउट पोटेंशियल। तीसरा पॉइंट है आपका प्राइमरी टूल। तो प्राइमरी टूल जैसे मैंने बताया, एकेडमिकली जो स्ट्रॉन्ग है उनको एंट्रेंस पे ध्यान देना चाहिए, एकेडमिकली एवरेज है उनको आपके टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो एकेडमिकली पुअर है उनको आपके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहोगे, उसको आप में थोड़ा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और फाइनली आपको उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज आप बोल सकते हो स्किल सेट में एक अच्छा पकड़ वहाँ पे होनी ज़रूरी है। तो आपको अलग अलग चीज़ें वहाँ पे ट्राई करती रहनी चाहिए जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आप किसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो या जिसमें आप आपका करियर कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी रखनी पड़ेगी कि फ्यूचर में कौन से वहाँ पे अलग अलग टाइप के जॉब्स या अलग अलग टाइप के करियर्स हो सकते हैं, जिसके लिंक हमने आपको ऊपर देके रखी है। आप वो भी वीडियोज़ हमारे देख सकते हो या आप प्लेलिस्ट हमारी चेकआउट कर सकते हो। अगला जो पार्ट है रिजल्ट। अगर आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आप वाइट कलर जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या उस स्ट्रीम में आपका करियर कर सकते हो। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो, रियलिटी शोज़ में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, रियलिटी शो जीत के आपका करियर उस इंडस्ट्री में वहाँ पे आगे बढ़ा सकते हो। और जो हम लोग एकेडमिकली पुअर बोल रहे थे वो स्किल वर्कर होंगे, ऐसे नहीं कि वो कम पैसे कमाएंगे कंपेयर टू अदर पीपल। वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्किल को लेके जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो उनको मैक्सिमम काम वहाँ पे उस स्किल के बेसिस पे मिल सकता है। वो फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, अलग अलग ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया या बहुत सारे स्किल सेट है। मैं वहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे नाम दिखाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा सारे के सारे नाम। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जो आपके स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। पहला था फाइनेंशियल कंडीशन F, दूसरा था एज और ये तीसरा था आपका S, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। चौथा और इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ट्रेट। ट्रेट मतलब आपका फिजिकल फिटनेस कैसा है, आपका हाइट, बॉडी वेट ये कैसा है, इन सबको लेके भी आपको वहाँ पे चीज़ें समझनी ज़रूरी। अगर आप ऐसे बंदे हो जो एक जगह पे दिन में 8 से 9 घंटे बैठ के काम कर सकते हो तो आपको वैसे ऑफिशियल जॉब के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकता तो आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो एक जगह पे बैठ के ना हो। ये सब आपको वहाँ पे एनालिसिस करना ज़रूरी है। और ये जो ट्रेट वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको खुद को एनालिसिस करना है कि आप किस तरीके का आपका फिजिकल बिहेवियर है, आपका स्टैमिना कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आप कितने तेज़ भाग सकते हो, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, आप नई स्किल कितनी जल्दी सीख सकते हो, आपका वहाँ पे जो पढ़ाई का तरीका है वो कितना अच्छा है, आपको नई चीज़ कोई भी अगर वहाँ पे पढ़ने मिल रही है तो आप उसमें कैसे हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। आपकी एक्टिंग स्किल कैसी है, आपकी डांसिंग स्किल कैसी है, ये सारे आपके बॉडी के ट्रेट्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट करेंगे मतलब आपका मेंटल फिटनेस हमने पहले पार्ट में देखा, लेकिन फिजिकल फिटनेस भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके करियर को वो एक बूस्ट या आप बोल सकते हो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वहाँ पे दे सकता है। तो ये 4 पॉइंट हमने बोले जिसको हमने फास्ट एनालिसिस वहाँ पे बोला था। तो ये आप कीजिए, आप समझिए फास्ट एनालिसिस क्या होता है और ये बहुत ज़रूरी है। 4 स्टेप अगर आप पार करोगे तो वी आर वेरी मच श्योर कि आपको आपका करियर क्या चॉइस करना है वहाँ पे आपको पता चल सकता है। क्योंकि आजकल के दिनों में क्या होता है कि करियर की इन्फॉर्मेशन बहुत लोग देते हैं, आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, लेकिन उसमें से पर्टिकुलरली क्या चॉइस करना है इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है कि 4-5 साल बाद अगर आपके फूफा ने, चाचा के बेटे ने, किसी ने और किसी ने किसी इंडस्ट्री में जॉब किया था और वो अगर अभी अच्छी इंडस्ट्री में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आने वाले 5-6 साल में वही इंडस्ट्री वहाँ पे टॉप में रहने वाली है और वैसा ही जॉब आपको भी मिल सकता है। शायद वो इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी है, वहाँ की जॉब अभी ख़त्म हो चुकी है, जैसा हम लोग आजकल इंजीनियरिंग के बारे में सुनते हैं। तो आपको सोचना है, समझना है कि फ्यूचर में आने वाले जॉब्स कौन से, पहला ये आपका एस्पेक्ट है। और दूसरा जो मैंने एस्पेक्ट है, ये सब एनालिसिस करने के बाद आपको प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करनी है। वही कोट हमने स्टार्टिंग में बताया था, इफ़ यू वांट टू विन एनीथिंग और इफ़ यू वांट टू बी अ विनर यू शुड लर्न फास्टर। तो इसके लिए फास्ट एनालिसिस करना आपको वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आई होप कि मैंने जितना कंटेंट यहाँ पे बताया, ये जो फास्ट एनालिसिस है ये आपको समझ में आया है। अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि आपको करियर कैसे चॉइस करना है,
इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको करियर्स के बारे में जानना है, अलग अलग करियर्स के बारे में जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग ऐसे और कुछ वीडियोस बनाएं या इसमें और कुछ कंटिन्यूशन में पार्ट बनाएं तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे हिट कर दीजिए ताकि आपको अगले वाले अपडेट्स वहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाए। आपको लगता है कि आपके घर में कोई ये है कि इसको ये इन्फॉर्मेशन फास्ट एनालिसिस करना ज़रूरी है, तो उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा आप बोल सकते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद।